AF-72 हिंदी। जैक की अभिव्यक्ति ठोस हो गई, उसमें एक शीतलता प्रकट हुई जो शायद ही कभी देखी गई थी। लियोनेल से अपनी नज़र हटाकर उसने धीरे से सफ़ेद क्राफ्टर दस्ताने की एक जोड़ी पहन ली और पूरी लगन से यह सुनिश्चित किया कि उसकी प्रत्येक उंगली दस्ताने की नोक तक पहुंचे। उसके बाद उसने दस्ताने को अपनी कलाई पर कसकर बांध लिया। ताली बजाते ही उसके सामने एक क्राफ्टर टेबल प्रकट हो गई। उसका आकार लगभग लियोनेल की टेबल जितना ही था। हालांकि जिस सामग्री से वह बनी थी, लियोनेल उसे आसानी से पहचान गया, जबकि वह अपनी टेबल पर वही कमाल नहीं कर पाया। लियोनेल जानता था कि एक क्राफ्टर वर्कबेंच को उससे उतना ही अभिन्न होना चाहिए जितना उसके क्राफ्टर ग्लव्स, फोर्स आर्ट क्विल और उसके फैमिलियर। लेकिन अब तक कम से कम अपने पिता के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन करते हुए लियोनेल को अपने वर्कबेंच पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ा था। उस समय यह उसके बैठने के लिए बस एक सुविधाजनक जगह थी। वर्तमान लियोनेल के लिए, चाहे उसके पास बैठने के लिए मेज हो या वह हवा में क्राफ्टिंग कर रहा हो, वह दोनों काम उतनी ही कुशलता से और बिना किसी समस्या के कर सकता है। दुनिया की परवाह किए बिना अपनी गति से काम करते हुए जैक ने ध्यान से अपने वर्कबेंच को पोंछा, हर कोने को साफ किया, मानो किसी प्रेमी को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। इसके बावजूद उसके चेहरे पर ठंडक बढ़ती जा रही थी, उसके हाथ और भी स्थिर और धीमे होते जा रहे थे। आखिरकार वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसे लगा कि वह सब कुछ भूल गया है। लियोनेल चुपचाप देख रहा था, कम से कम थोड़ी बहुत शिष्टाचार तो दिखा रहा था। जब आयामी पद्य के दूसरे मामलों की बात आती तो हो सकता है कि उसे बहुत सी बातों की जानकारी न हो, लेकिन जब बात बल शिल्प की आती तो शायद ही कोई ऐसी बात होती जिसे वह बिना समझे समझ पाता। इस तरह का अनुष्ठान भले ही बेकार लगता हो, लेकिन लगभग हर बल शिल्पी के पास ये होता था। इससे उन्हें अपने मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती थी। जो लोग इस ध्यान अनुष्ठान को पूरा करते थे वे हमेशा सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करते थे। लियोनेल के पिता ने उसे सलाह दी थी कि वह खुद की मदद के लिए एक ऐसा ही अनुष्ठान करे जिसे औपचारिक रूप से क्राफ्टर्स मेडिटेशन कहा जाता है। लेकिन लियोनेल ने कभी इसकी परवाह नहीं की। जब बात खुद को खोने और पूरी तरह से एकाग्र होने की आती है तो शायद लियोनेल से बेहतर इसमें कोई नहीं था। फिर भी लियोनेल को जैक को इस तरह देखना अजीब तरह से उपचारात्मक लगा और उसकी गंभीरता का स्वर एक और पायदान ऊपर उठ गया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो लियोनेल के बारे में इतना कम सोचता था, उसके लिए अभी भी अपने ध्यान को इतनी गंभीरता से पूरा करना, ये केवल कहा जा सकता है कि बेनाला, एक नीच आदमी होने के बावजूद कम से कम अपने शिल्प को अपने दिल के करीब मानता था। जैक ने अचानक और अप्रत्याशित गति से अपने हाथों को आपस में थपथपाया। उसी क्षण उसकी हथेलियों से आग की लपटें निकली जो छोटी छोटी आत्माओं की तरह आग के छोटे छोटे गोले बनाकर नाचने लगीं। ये देखकर लियोनेल की आंखें चमक उठीं, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। लिटिल टॉली के अलावा ये पहली आत्मा थी जिसे उसने देखा था। नहीं, यह कोई असली स्पिरिट नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिट एम्ब्रियो थी। स्पिरिट एम्ब्रियो असली स्पिरिट से कहीं ज्यादा आम थे और उन लोगों के लिए दूसरा सबसे अच्छा विकल्प माने जा सकते थे जो असली स्पिरिट नहीं खरीद सकते थे। आत्मा भ्रूण मूलतः शिल्पकार को वही स्वतंत्रता प्रदान करता है जो एक सच्ची आत्मा को प्राप्त होती है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। एक सच्ची आत्मा अनंत काल तक बढ़ सकती थी, लेकिन एक आत्मा भ्रूण की सीमा बहुत कठोर थी। दूसरी बात, सच्ची आत्माओं में बुद्धि और जीवन था, जबकि आत्मा भ्रूण में नहीं था। और अंततः सच्ची आत्माओं का उपयोग कहीं अधिक परिवर्तनशील था, जबकि आत्मा भ्रूण को नियंत्रित करना और उनका मार्गदर्शन करना अधिक कठिन था। लियोनेल के पिता ने बाद में एक प्रशिक्षण रेजिमेंट का सुझाव दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर उसकी क्राफ्टिंग कभी भी किसी बाधा पर पहुंच जाए तो उसे स्पिरिट एम्ब्रियोज का इस्तेमाल करना होगा। बढ़ी हुई कठिनाई उसे अपने दायरे में सुधार करने के लिए और ज्यादा जगह देगी। लियोनेल मोहित हुए बिना नहीं रह सका। दरअसल उसकी कलाई से झांकती नन्ही टॉली भी मोहित हो गई थी। अगर जैक अपनी कला पर इतना ध्यान केंद्रित न कर रहा होता तो एक सच्ची आत्मा को देखकर वह निश्चित रूप से अचंभित रह जाता। हालांकि अब तक उसने सभी विकर्षणों को रोक दिया था। लगता है अब समय आ गया है कि हम शुरू करें, है ना? लिटिल टॉली। तारांकन ब्लॉब ब्लूप। अल्पविराम। क्या कहा आपने? मैंने सुना है कि लियोनेल ने एल्डर बेनाला को क्राफ्टर्स के बीच द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी है। ब्लैक स्टार के आसपास पहले से ही एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है और ऐसा लग रहा है कि एल्डर बेनाला पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। सेल ने अपने प्रशिक्षण कक्ष के इंटरकॉम के माध्यम से आवाज सुनी, उसकी अभिव्यक्ति चमक रही थी। जब से वह फेस्ट से हार गई थी, उसे एहसास हुआ कि उसमें कितनी कमी थी।
उसने वैलिएंट हॉट को एकजुट रखने की चिंता में इतना समय बिताया था कि उसने अपनी ताकत को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उसकी अपनी कमजोरी ही वैलिएंट हॉट के पतन का कारण बनी। उस दिन लियोनेल ने जो शब्द कहे थे वे उसके दिमाग में लगातार गूंज रहे थे, जैसे दो हथौड़े लगातार उसकी खोपड़ी पर टकरा रहे हों और उसके दिल के तारों को खींच रहे हों। वे वाकई बहुत दयनीय थे, है ना? वे लियोनेल की मदद चाहते थे लेकिन मांगने के लिए बहुत कायर थे। वे यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे लेकिन उसके लिए लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे चाहते थे कि वैलिएंट हॉट भविष्य में भी जीवित रहे, लेकिन वे उसे अपनी आंखों के सामने सड़ने दे रहे थे। इस सारे आत्ममंथन के बाद सैल को एहसास हुआ कि उसे रेलियन से उतनी नफरत भी नहीं थी जितनी उसे होनी चाहिए। दरअसल अगर उसने उसके मालिक की बदनामी न की होती और उसके नाम पर कीचड़ न उछाला होता तो शायद वह उससे बिल्कुल भी नफरत न करती। उसके विपरीत वह कुछ करने को, किसी चीज के लिए लड़ने को तैयार था। भले ही अंतिम लक्ष्य अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना ही क्यों न हो, अंततः उसकी महत्वाकांक्षा वैलिएंट हॉट पर राज करना ही थी। क्या वह एक टूटते हुए गुट से मुकाबला करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। अपने तरीके से रेलियन वैलिएंट हॉट को फिर से उठने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह थी। बात बस इतनी थी कि जब वह निष्क्रिय थी तो वह लड़ने को तैयार था। सैल के लिए यह उसकी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव था। यही वजह थी कि अपनी चोटों से उबरने के बाद भी वह लियोनेल को ढूंढने नहीं गई। फिर भी अब अचानक ये सब सुनकर सैल को अचानक कुछ आशा की अनुभूति हुई। अगर कोई चीज वैलिएंट हॉट के पुराने क्रम का प्रतिनिधित्व करती थी तो वह निश्चित रूप से बेनाला ही था। उसने अपने लिए इतने संसाधन और इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया था कि अपने अधीनस्थ छात्रों से जीतोड़ मेहनत करवाता था, भले ही उनमें प्रतिभा हो। वह एक ऐसी व्यवस्था का उत्पाद था जो अंदर से बाहर तक सड़ रही थी। फिर लियोनेल था, वह हमेशा नियम तोड़ने वाले और कानून का पालन करने वाले छात्र की तरह चुपचाप चलता रहता था, दुनिया की किसी भी चिंता से मुक्त होकर अपनी मर्जी से सीमाओं का परीक्षण करता रहता था। वह उनके वीर हृदय की उभरती प्रतिभा था जो अपने से पहले आए लोगों के दमनकारी शासन को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। सैल को ऐसा महसूस हुआ कि वह इसे नहीं छोड़ सकती। वह अपने प्रशिक्षण कक्ष के एक कोने में भागी, कड़ाके की ठंड में शॉवर चालू किया और अपने खूबसूरत शरीर पर लगे पसीने के एक एक कतरे को पोंछा। उसके शरीर पर बने टैटू फिर से गोरी, नाजुक त्वचा पर गायब हो गए, उसके गीले बाल उसके स्तनों के उभारों से चिपके हुए थे। कुछ ही देर बाद वह अपनी वर्दी में ट्रेनिंग रूम से बाहर निकली, उसके बाल अभी भी गीले थे। बिना कुछ कहे उसने गेरसन की कलाई पकड़ी और बाहर निकल गई। चलो चलें, इतिहास बन रहा है। गेरसन अपनी इस वरिष्ठ बहन का विरोध नहीं कर सका और उसे केवल घसीटा जा सका। अल्पविराम। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी लेकिन सन्नाटा और भी गहराता जा रहा था। वहां मौजूद कई लोग तो शिल्पकला और शिल्पकारों की बारीकियों को भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी किसी न किसी वजह से वे सब अपनी सांसें रोके हुए थे। दूर एक रेस्तरां में, कांच की दीवारों वाले एक कमरे में, जिसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि ब्लैक स्टार को उसके सुविधाजनक स्थान से देखा जा सकता था, एक परिचित युवक बैठा था। उसके सामने 1 मीटर से ज्यादा लंबी और कम से कम आधी चौड़ाई वाली एक विशाल प्लेट रखी थी। इतना बड़ा होने के बावजूद उस पर रखा मांस अभी भी किनारे से लटका हुआ था और उसमें से खुशबूदार रस टपक रहा था। सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि यह युवक किसी न किसी रूप में बर्बर था, लेकिन वह बिल्कुल इसके विपरीत था। वह दिखने में साधारण था लेकिन चेहरा साफ सुथरा था। उसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, खड़े होने पर उसकी लंबाई सिर्फ 5 फीट 8 इंचेस ही होती थी। और कद काठी भी सामान्य थी, न ज्यादा दुबला पतला न ज्यादा मोटा। उसने अपने सामने पड़े मांस के लोथड़े को क्रूरता से नहीं बल्कि एक शालीन भाव से खोदा। मांस के इतने बड़े टुकड़े को कांटे और चाकू से ऐसे खाना अजीब लग रहा था मानो कोई सामान्य स्टेक हो। युवक समय समय पर अपनी दृष्टि दूर स्थित प्रक्षेपण की ओर घुमाता रहता था, उसकी आंखों में एक गहन चिंतनशील दृष्टि होती थी। ये युवक हीरो नहीं तो और कौन हो सकता है? रेयान। अल्पविराम। ब्लैक स्टार के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक और समूह खड़ा था। इसमें 2 और जाने पहचाने चेहरे थे, हेनोरिन और सुडॉल बाल्थोर्न। किसी तरह इस तथ्य के बावजूद कि हॉलिस के साथ सुरंगों से बाहर निकलने के बाद अन्य सभी को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, ये दोनों यहाँ ठीक ठाक खड़े रहे। बाल्थोर्न ने आह भरी, तुम्हें उन सब में से बड़े भाई की दुकान ही क्यों चुननी पड़ी? पल मानो कोई गेंद गिर गई हो, जैक और लियोनेल के हाथों की हरकतें मानो चकाचौंध कर देने वाली हो गईं।
जिस किसी ने भी सोचा होगा कि उनके हुनर में बहुत ज्यादा फर्क होगा, उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी गिरा दी गई हो। दरअसल उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था और उनमें से कईयों की आंखें इतनी तेज थीं कि वे सच्चाई को पहचान सकते थे। लियोनेल के हाथों की गति जैक की तुलना में धीमी थी, लेकिन उसकी उंगलियों की गति और निपुणता उससे एक स्तर अधिक थी। इस समय तक लियोनेल उन शुरुआती तकनीकों से बहुत आगे बढ़ चुका था जिनका इस्तेमाल उसने फोर्स क्राफ्टर के रूप में शुरुआत में किया था। उसकी हर हरकत में एक परिष्कृतता और उद्देश्य का भाव था जो पहले कभी नहीं था। वर्षों के अनुकरण ने उनके हर कार्य में अपनी परतें बना ली, जिससे विशेषज्ञों के बीच एक विशेषज्ञ की उनकी छवि बन गई। लियोनेल की उंगलियां तेजी से हिल रही थीं, छोटा टॉली उसकी उंगलियों की लय का अनुसरण कर रहा था। उसके हाथों में पॉलिश किया हुआ शीशा कंपन कर रहा था। उसकी अशुद्धियां सतह पर आ रही थीं और एक एक करके व्यवस्थित रूप से कट रही थीं। जब लियोनेल ने शुरुआत की थी तो उसके पास ऐसा करने का कौशल नहीं था। इसलिए वह लिटिल टॉली को केवल एक महिमामंडित फ्लेम स्पिरिट की तरह इस्तेमाल कर सकता था, अयस्कों की रासायनिक संरचना को हिलाकर उसका तापमान बढ़ाने की इस छोटे से जीव की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए। यह एक सरल अवधारणा थी। ऊष्मा वास्तव में परमाणुओं की गतिविधि में परिलक्षित होती थी। इस सिद्धांत का उपयोग करके लियोनेल अपने अयस्कों को अविश्वसनीय रूप से सटीक स्तर तक गर्म करने में सक्षम थे, कभी कभी गलनांक में 1 या 2 डिग्री के अंतर का उपयोग करके अशुद्धियों को अलग कर लेते थे। हालांकि ऊष्मा पर इस स्तर का नियंत्रण किसी ज्वाला आत्मा धारक के लिए संभव नहीं था, फिर भी लियोनेल के पिता के लिए यह एक अपरिष्कृत तकनीक मानी जाती थी। केवल यही बात धातु आत्मा के महत्व को स्पष्ट करती थी। एक ज्वाला आत्मा धारक केवल धीरे धीरे पूरे अयस्क को गर्म करने में सक्षम होगा। हालांकि लिटिल टॉली जब तक अयस्क एक उचित आकार के भीतर था, एक आकार जो लगातार बढ़ रहा था क्योंकि छोटा लड़का लियोनेल के निरंतर पोषण के तहत विकसित होना जारी रखता था, अयस्क के माध्यम से एक ही समय में समान परिवर्तन हो सकता था। संपूर्ण अयस्क के तापमान को अविश्वसनीय रूप से सटीक स्तर तक नियंत्रित करने में सक्षम होना। खैर, ये बताने की अब और आवश्यकता नहीं है कि यह कितना उपयोगी होगा। फिर भी इस तकनीक के उपयोग में कई कमियां थीं। अंततः किसी अयस्क को गर्म और ठंडा करने से उसमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन आएंगे। रासायनिक बंधन की मजबूती और संरचना को बदलने की सबसे उपयोगी तकनीकों में से एक है गर्म और ठंडा करने का चतुराईपूर्ण उपयोग। भले ही मूल तापन का उद्देश्य अशुद्धियों को दूर करना हो, लेकिन इससे अयस्क को अन्य तरीकों से प्रभावित होने से नहीं रोका जा सकेगा। ये सूक्ष्म बदलाव किसी नए व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं होंगे। हालांकि एक विशेषज्ञ के लिए हर बदलाव उस आदर्श उत्पाद से बस एक कदम दूर था जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि ये समस्या केवल उन लोगों के लिए थी जिनके पास विशेष आत्माएं नहीं थीं। इस तकनीक को सेंट्रीफ्यूगल ऑसिलेशन कहा जाता था और माना जाता था कि यह तकनीक केवल सिल्वर क्राफ्टर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस समय लियोनेल ने इसे पूरी दुनिया के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश किया। उन्होंने सबसे पहले लिटिल टॉली का उपयोग करके अपने सामने रखे पॉलिश किए हुए कांच के कई अयस्कों को सिर के आकार के कई टुकड़ों में अलग किया। एक एक करके उसने उन्हें उठाया। एक पल के लिए तो ऐसा लगता जैसे वे हवा में लटके हुए हैं, बिना किसी सहारे के। फिर अगले ही पल वे कंपन करने लगते। इस तकनीक के लिए सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता थी। कंपन, विशेष रूप से इतने ऊंचे स्तरों पर, ऊष्मा का स्थानांतरण भी कर सकता था। हालांकि यहीं पर मेटल स्पिरिट के विशेष गुण काम आए। एक अद्वितीय धक्का और खींच प्रभाव बनाया गया था। लिटिल टॉली ने अयस्कों को आधी पकी हुई अवस्था में रखा, जिससे धातु में तरलता का वह स्तर आ गया जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में कभी नहीं होता, लगभग धात्विक द्रव जैसा। नतीजा ये हुआ कि यह तेल से कहीं ज्यादा गाढ़ा हो गया, यहां तक कि मूंगफली के मक्खन या गुड़ से भी थोड़ा ज्यादा गाढ़ा। हालांकि इस तरल अवस्था के परिणामस्वरूप दो चीजें हुई। सबसे पहले, धातु की ऊष्मा धारण करने की क्षमता कम हो गई और उसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत बढ़ गई। कंपन के कारण होने वाले परिवर्तन नगण्य थे। दूसरे, शुद्ध धातु और उसकी अशुद्धियों की संगति में अलग अलग परिवर्तन होंगे। जब तक लियोनेल एक खास आवृत्ति पर स्थिर रहेगा, वह कंपन और अपकेंद्रीय बल के संयोजन का उपयोग करके अशुद्धियों को सतह पर लाएगा। इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने सभी अयस्कों को निष्क्रिय अवस्था में डाल दिया। यहां तक कि आमतौर पर हिंसक पॉलिश्ड ग्लास भी लियोनेल की उंगलियों के बीच एक शांत बिल्ली के बच्चे जैसा हो गया। तभी पॉलिश्ड ग्लास के सदस्यों को एहसास हुआ कि लियोनेल ने उनके साथ पिछली बार कितनी लापरवाही बरती थी। उसने निश्चित रूप से पहले कभी उनके साथ इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इसकी एक बहुत ही स्पष्ट वजह थी।
छोटा टॉली अभी भी एक शिशु था और ज्यादातर समय अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार काम करता था। अब तक भी छोटे टॉली की बुद्धि छोटे ब्लैक स्टार से काफी कमजोर थी। छोटे बच्चे के लिए इस तकनीक का उपयोग करना ऐसा था जैसे किसी खाने के शौकीन को दुनिया के सबसे अच्छे रेस्तरां में ले जाकर यह कहा जाए कि वे केवल भोजन का स्वाद ले सकते हैं, निगल नहीं सकते। अब कल्पना कीजिए कि एक छोटे बच्चे के मन में भी ऐसा ही करने की इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश की जाए। ऐसा करने से लियोनेल के ध्यान पर बहुत जोर पड़ता। हालांकि उसने पहले ही पूरी कोशिश करने का फैसला कर लिया था। सिर्फ 10 मिनट में कई टन पॉलिश किए हुए कांच को इस हद तक शुद्ध कर दिया गया था कि वे सफेद चमकने लगे। दरअसल अगर गौर से देखा जाए तो उनके अंदर सोने के कण भी छिपे मिल सकते हैं। बस यही था एकदम सही परिशोधन चरण। उसकी भौहों के बीच थकान के भाव के बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैली हुई थी। उसकी मुस्कान इतनी चमकदार थी कि कई लोग अचंभित रह गए। बेनाला अभी भी अपनी शुरुआती कुछ बारीकियों पर काम कर रहा था। लियोनेल पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसका निशाना, चाकू। बाहर से भीड़ पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, खासकर फोर्स क्राफ्टर्स। एक आम आदमी के लिए उन्होंने जो देखा वह हैरान करने के लिए काफी था। हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी देवता का काम देख रहे हों। क्या वह एक धातु आत्मा है? बेनाला की दोनों पत्नियां खासकर अंदर तक हिल गईं। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि लियोनेल किसी कुलीन परिवार से होगा, तभी तो उसे शिल्पकार द्वंद्वयुद्ध के बारे में पता चला। हालांकि उनके सामने जो दृश्य आया उसने उन्हें एहसास दिलाया कि यह बात कितनी सच थी। उनके पास ये जानने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं था कि लियोनेल के पास जो था वह एक सच्ची धातु आत्मा थी या एक धातु आत्मा भ्रूण, लेकिन फिर भी एक भ्रूण धातु आत्मा कई सच्ची आत्माओं से भी अधिक मूल्यवान थी। फिर भी कुछ लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हुए कि लियोनेल वास्तव में बेनाला से आगे थे। कई लोगों को यह महसूस हुआ कि वह काफी थके हुए लग रहे थे। क्या उसने दिखावा करने के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लिया था? दूर एक इमारत की छत पर खड़े होकर सेल ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि जब उसने लियोनेल की मुस्कुराहट देखी तो उसके दिमाग का बटन बंद हो गया। मानो कह रहा हो, मैं जीत गया। अल्पविराम। जैक अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे लियोनेल की प्रगति के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही उसे जानने की कोई परवाह थी। उन्होंने पॉलिश किए हुए ग्लास को अपनी उंगलियों के बीच सावधानीपूर्वक घुमाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि गर्मी का समान वितरण हो। फिर अभ्यास के साथ उसने अपने कार्यक्षेत्र के कई कुओं में धातु को घुमाना शुरू किया। इससे वह धातु को दबाकर ऊपर की ओर एक नई सतह बना सकता था। जब भी उसे कोई नई अशुद्धता दिखाई देती तो वह अपनी भ्रूण वाला आत्मा से उसे निशाना बनाता, उसे जलाकर राख कर देता और अलग कर देता। उसके हाथ धुंधले पड़ गए थे। काइला की तुलना में, जिसे हर एक कदम पर पसीना बहाना पड़ रहा था, जैक अपने हुनर का उस्ताद था और वह बड़ी ही कुशलता से रिफाइनमेंट स्टेज को पार कर रहा था। अगर लियोनेल उसके सामने न होता तो उसकी गति वाकई चौंकाने वाली होती। लियोनेल के 20 मिनट बाद जैक अपनी पहली क्राफ्ट पर आगे बढ़ते हुए दौड़ पूरी करने में सफल रहा। चाकू और छोटी तलवार के बीच एक पतली सी दूरी थी। हालांकि दोनों के लिए सबसे जरूरी चीज थी उनका हल्का वजन, उनकी धारें और सबसे जरूरी, उनका संतुलन। इस पर विचार करते हुए जैक को विश्वास हो गया कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। हालांकि अब तक लियोनेल ने शुरुआत कर दी थी और बस अंतिम रूप दे रहा था। अपनी भौहों के बीच थकान के बावजूद उसकी गति जरा भी धीमी नहीं पड़ रही थी, बल्कि वह थोड़ी सी बढ़ भी गई थी। लियोनेल बेनाला की तरह जानता था कि चाकू की श्रेणी में छोटी तलवारें भी शामिल हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 1.5 फुट लंबा ब्लेड बनाना शुरू कर दिया। पॉलिश्ड ग्लास अपनी धार और तीखेपन के लिए सबसे अच्छा था। लियोनेल का मानना था कि छोटी तलवार इसका ज्यादा आसानी से फायदा उठा सकती है। हालांकि उनके और जैक के कार्यों के बीच के भारी अंतर के कारण एक बार फिर भीड़ में सन्नाटा छा गया। जैक को अपनी परिष्कृत धातु को पिघलाना पड़ा, बहुत ही सावधानी से सांचों का चयन करना पड़ा और अपने कार्यक्षेत्र के कुओं का उपयोग करके अंतिम उत्पाद को अपनी विशिष्टताओं के अनुरूप बनाना पड़ा। लेकिन लियोनेल, उसे बस अपनी मनचाही चीज की एक सटीक तस्वीर अपने सपनों की दुनिया के जरिए लिटिल टॉली तक भेजनी थी। पलक झपकते ही लिटिल टॉली सही मात्रा में परिष्कृत धातु को ढांक लेता और जब तक वह छोटा सा प्राणी बाहर निकलता, एक आदर्श सांचा बन जाता। एक आम आदमी की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल धोखा दे रहा हो। दर्शकों में मौजूद केवल फोर्स क्राफ्टर्स, जो अच्छी तरह जानते थे कि मेटल स्पिरिट्स को नियंत्रित करना कितना मुश्किल है, विस्मय में खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे।
हालांकि लियोनेल को बाहरी लोगों की राय पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे मानते हैं कि उसने धोखा दिया है या नहीं। सबसे जरूरी बात यह थी कि वे जानते थे कि ब्लैक स्टार मौजूद है, और अगर वह धोखा दे सकता है तो फिर वह खराब उत्पाद कैसे बना सकता है। मैं इसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए इसमें एक बल कला जोड़ूंगा। यदि मैं इस बल कला को इस प्रकार संशोधित कर दूं, तो ये प्रत्येक आने वाले कॉम्बो के साथ अपने पीछे हवा की गति को इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएगा, जिससे इसे प्रभावी रूप से एक छोटा वायु क्षेत्र मिल जाएगा। अल्पविराम। इस तलवार का ब्लेड बहुत पतला है, लेकिन पॉलिश किया हुआ कांच इतनी ज्यादा मात्रा में बहुत भंगुर होता है। मैं इसे हीट ट्रीटमेंट दूंगा और इसे और ज्यादा लचीला बनाने के लिए कुछ फोर्स आर्ट्स लगाऊंगा। सबसे जरूरी बात, मैं एक इम्पैक्ट डिस्पर्सल फोर्स आर्ट भी लगाऊंगा। शायद मुझे बाकी हिस्सों पर भी इसी डिस्पर्सल आर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्पविराम। कृपान तलवार से भारी होती है, इसलिए पॉलिश किए हुए कांच से इसे गढ़ना ज्यादा मुश्किल होगा। मैं इसमें एक मजबूत वक्रता जोड़ दूंगा, जिससे ब्लेड पर बल एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे लगेगा। मैं फैलाव कला में बदलाव करूंगा। अल्पविराम। इस दुर्लभ मामले में युद्ध कुल्हाड़ी कृपान से कहीं ज्यादा आसान है। युद्ध कुल्हाड़ी का ब्लेड कृपान जितना ही बड़ा होता है, लेकिन उसे सहारा देने के लिए उसकी संरचना ज्यादा सुस्पष्ट होती है। अगर मैं ब्लेड को किनारे से पतला कर दूं और धीरे धीरे उसे चौड़ा कर दूं, तो बल का प्राकृतिक फैलाव होगा। अपने वजन और तीखेपन की वजह से ये संरचना के टूटने से बहुत पहले ही किसी भी चीज को चीर देगा। हालांकि सावधानी बरतने के लिए मैं ये भी जोड़ दूंगा। अल्पविराम। पॉलिश्ड ग्लास में किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं है, जिसकी स्टाफ को आवश्यकता होती है। मुझे इसके लिए सिर्फ डिस्पर्सल आर्ट से अधिक कुछ चाहिए। मुझे संपूर्ण संरचना को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं बीच को खोखला कर दूंगा और उसके बीच में एक डबल हेलिक्स संरचना बुनकर उसे डंडे की भीतरी दीवार से जोड़ दूंगा। मैं डबल हेलिक्स के सभी जोड़ों पर डिस्पर्सल आर्ट्स लगा दूंगा, जिससे संरचना और भी मजबूत हो जाएगी। अल्पविराम। लियोनेल ने एक के बाद एक चमत्कार किए, उसकी मुस्कान दिन ब दिन निखरती गई। अगर दूसरों को ज्यादा जानकारी न होती तो वे सोचते कि वह जितनी देर काम करता, उसकी हालत उतनी ही बेहतर होती जा रही थी। लेकिन ठीक यही हो रहा था। सिल्वर क्राफ्टर्स के लिए आरक्षित तकनीक की तुलना में लियोनेल के लिए यह पार्क में टहलने जैसा था। उसकी ड्रीम फोर्स इस समय जितनी तेजी से ठीक हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो रही थी, तो वह और बेहतर क्यों न हो रहा होता। जैसे ही लियोनेल ने अपनी छड़ी समाप्त की, उसने विजयी गर्व के साथ उसे ऊपर उठा लिया। उसने पूरी ताकत से उसे नीचे गिराया। वहां मौजूद सभी शिल्पकारों की हैरानी भरी निगाहों के सामने डंडा उसकी ताकत के आगे झुक गया। फिर भी उस भंगुर पॉलिश्ड ग्लास पर टूटने का जरा भी निशान नहीं दिखा। लियोनेल संतुष्ट होकर मुस्कुराया। पॉलिश किए हुए शीशे के पारदर्शी आवरण के आर पार दोहरी हेलिक्स संरचना दिखाई दे रही थी, जिससे देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथियार नहीं बल्कि कोई कलाकृति देख रहे हों। फिर लियोनेल अपने पांचों हथियारों के साथ बैठा था, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। हालांकि जो लोग वन और वेपन मेडली के नियमों को जानते थे, उनके चेहरे पर अचानक से विकृत भाव उभर आए। वह रुक क्यों गया? क्या ये बहुत अहंकारी नहीं था? जैक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लियोनेल ने अपना काम पूरा कर लिया है। उसके हाथ उसी स्थिर और तेज गति से चलते रहे, उसके हाव भाव में कोई हड़बड़ी नहीं थी और उसकी भौहें एकाग्र थीं। हालांकि जल्द ही सभी को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, यहां तक कि वे भी जो फोर्स क्राफ्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सबको उम्मीद थी कि जैक के अपनी छड़ी पूरी करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय जैक ने लगन और शांति से एक भाला, फिर एक ग्लेव और फिर एक हॉलबट भी पूरा किया और फिर रुक गया। कम से कम आधे घंटे तक उसकी भौहें सोच में डूबी रहीं, फिर उसने सिर हिलाया। उसे सिर्फ एक अयस्क से धनुष पूरा करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। वह अपने लचीले ध्रुव भुजाओं को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ सिद्धांतों को धनुष का मुख्य भाग बनाने में लागू कर सकता था, लेकिन उसे न केवल ये लग रहा था कि यह बेकार होगा, बल्कि वह पॉलिश किए हुए कांच से धनुष की डोरी गढ़ने का कोई तरीका भी नहीं सोच पा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी कोई भी कोशिश नाकाम ही होगी। यह एहसास होते ही जैक ने आखिरकार अपनी नजरें फिर से केंद्रित कर लीं। उसने अपने शरीर को खींचा, बस थोड़ी सी थकान महसूस हुई। लेकिन अगर उसे जरूरत पड़ी तो 10 बार और ऐसा करने से भी कोई खास परेशानी नहीं होगी। आखिरकार वह 5वें आयाम का अस्तित्व था, जबकि यह कुछ छठे स्तर के खजानों से ज्यादा कुछ नहीं था।
जैक ने पहली बार ऊपर देखा तो लियोनेल मौन ध्यान में बैठा था। उसके होंठ फड़क रहे थे। क्या ये बदमाश सचमुच उससे पहले ही खत्म हो गया था? लेकिन जब उसने लियोनेल के सामने मात्र 5 हथियार देखे तो उसकी भौहें उठ गईं। उसका पहला ख्याल यही था कि लियोनेल भाला बनाते वक्त बिल्कुल वैसे ही चकरा गया था जैसे धनुष बनाते वक्त चकरा गया था। आखिरकार लियोनेल तो बच्चा ही था, इतने सारे हथियारों में पारंगत होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। तलवार की तुलना में भाला इस्तेमाल करने वालों की संख्या के लिहाज से काफी दुर्लभ हथियार था। इसे सीखने के लिए जरूरी प्रशिक्षण प्रक्रिया कहीं ज्यादा कठिन थी। हालांकि जब जैक की नजर लियोनेल के डंडे पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। एक क्षण बाद उसके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उसके शरीर से एक प्रचंड शक्ति फूट पड़ी। लड़का लियोनेल, जो ध्यान में था, ने भौहें सिकुड़ी और आंखें खोली। हालांकि वह जैक के दबाव को लगभग नजरअंदाज कर पा रहा था, फिर भी उसे यह एहसास अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर शहद की एक बाल्टी गिरा दी गई हो। चिपचिपाहट और बेचैनी लगभग वैसी ही थी। तुम्हारा काम खत्म हो गया, लियोनेल ने साफ कहा। क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं इतना आसान हूं? लियोनेल की भौहें और गहरी हो गईं। अगर तुम इसे इस तरह लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। जैक की छाती जोर जोर से धड़क रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। अगर वह औरत होती तो शायद यह अच्छी बात होती, लेकिन बदकिस्मती से वह तो बस एक बूढ़ा आदमी था जो अपने गुस्से में खुद को खो चुका था। अगर पहले लियोनेल को यकीन नहीं था कि जैक के पास क्राफ्ट्समैन ड्यूल से जुड़ी कुछ भयानक यादें हैं, तो अब उसे यकीन हो गया था। यह आदमी आमतौर पर अपने इरादे छिपाने में इतना माहिर था कि उसे लगा कि यह एक छोटी सी बात है, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। हालांकि जैक ने सोचा कि उसके पास क्रोधित होने का कारण था। भाला बेशक लाठी से ज्यादा जटिल था, लेकिन उनके निर्माण के सिद्धांत लगभग एक जैसे थे। मुख्य अंतर धार में था और यह सुनिश्चित करने में कि भाला इतने सारे अतिरिक्त होने के बावजूद भी ठीक से संतुलित रहे। लियोनेल के डंडे का वह डिजाइन देखकर जैक के मन में तुरंत ख्याल आया, क्या कमाल है। कई सेकंड तक, जो उसकी शक्ति वाले व्यक्ति के लिए अनंत काल के बराबर है, वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। उस पल उसे समझ आ गया कि लियोनेल उसे नीची नजरों से देख रहा है। उसके लिए ठीक 5 हथियार पूरे करना 9 राउंड वाले मेडली में जीत हासिल करने के लिए काफी। ये घोर अपमान से कम नहीं था। वह क्रोधित क्यों न हो, लियोनेल बस आहें भर सका। इस तरह का अनादर वह कभी नहीं करेगा, खासकर जब जैक उसे बहुत सम्मान दे रहा था। लियोनेल के जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थे सम्मान और दृढ़ता। ये अवधारणाएं उसके पिता ने बहुत पहले ही उसके जीवन में समाहित कर ली थीं। फिर वह जैक के मुंह पर थप्पड़ कैसे मार सकता था जब उसकी कोई जरूरत नहीं थी? वह हमेशा वही ऊर्जा लौटाता था जो उसे दी जाती थी। दुर्भाग्यवश इस बार लियोनेल कुछ भी नहीं कर सका। किसी हथियार को बनाने का मतलब था हर कदम पर उसकी आत्मा को आत्मसात करना। अगर लियोनेल के पास इससे बचने का कोई रास्ता होता तो वह ऐसा करता। लेकिन खुद जैसे भाला गुरु के लिए भाला बनाते समय उसकी भाला शक्ति का केंद्र में न होना असंभव था। ऐसा होते ही वह जिस भी चीज पर काम कर रहा होता वह बिखर जाती, चाहे वह प्रक्रिया के किसी भी चरण पर क्यों न हो। ऐसा न होने देने की कोशिश करना सिल्वर ग्रेड तकनीक को उसके वर्तमान स्तर से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर इस्तेमाल करने जैसा होगा। ऐसा करने से वह पूरी तरह से थक जाएगा। अगर वह सफल भी हो जाता तो भी उत्पाद खराब होता, क्योंकि उसने उसमें अपना मन नहीं लगाया था। और इसके अलावा इस प्रयास में उसकी सहनशक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती, यानी वह और ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाता। चाहे वह इसे किसी भी दृष्टि से देखे, यह इसके लायक नहीं था। अपना चाकू निकालो। जैक ने अपनी आवाज रोकी, अपनी भावनाओं पर काबू पाया। चूंकि यह बदमाश खेलना चाहता था तो खेलेगा ही। वह ये सुनिश्चित करेगा कि उसे इतनी बुरी तरह कुचल दिया जाए कि वह फिर कभी अपना सिर न उठा सके। लियोनेल ने हाथ बढ़ाया, जिससे छोटी तलवार उसकी हथेली में आ गई। उसने उसे हल्के से घुमाया, जिससे आसपास की हवा में संगीत गूंज उठा। पहला राउंड शुरू होने से पहले ही इस दृश्य को देखकर जैक की अभिव्यक्ति डूब गई। उस पल उसका दिल बेकाबू होकर कांप उठा। जैक का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। बाहर खड़ी भीड़ अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उन्होंने उसके बेकाबू कांपने पर ध्यान दिया। हालांकि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। एल्डर बेनाला का बैज, जो अभी भी लियोनेल के फोर्स क्राफ्टिंग दस्ताने के पास जमीन पर पड़ा था, अचानक चमकने लगा।
एक हल्के से झटके के साथ एक कोमल ऊर्जा लियोनेल की छोटी तलवार को ऊपर उठाकर जैक के चाकू से टकराए। जैक ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, जिससे उसकी सांसें शांत हो गईं। पॉलिश किए हुए कांच का इस्तेमाल आमतौर पर ब्लेड के किनारों को निखारने के लिए किया जाता था। नतीजतन यह अपनी तीक्ष्णता के लिए तो जाना जाता था, लेकिन इसमें लचीलेपन जैसे अन्य महत्वपूर्ण गुणों का अभाव था। इस वजह से बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने पर यह बेहद भंगुर हो सकता था। एक कुशल शिल्पकार होने के नाते जैक को ये बात जरूर पता थी, इसलिए उसने अपने शिल्पों का आकार सीमित रखने की पूरी कोशिश की। जब उसने देखा कि लियोनेल ने एक छोटी तलवार बनाई है, तो वह घृणा से लगभग सिसक उठा। दरअसल अगर लियोनेल की लाठी से उसे तुरंत झटका न लगा होता तो वह सिसक उठता, लेकिन इस समय वह उपहास करने का साहस नहीं जुटा सका। बैच से निकलती कोमल ऊर्जा तलवार और चाकू दोनों पर चढ़ गई। जल्द ही दोनों हथियार कांपने लगे। हथियारों के मिश्रण परीक्षण दो भागों में हुए। पहले परीक्षण में विमान की संरचनात्मक अखंडता का परीक्षण किया गया, जबकि दूसरे में उसकी मजबूती का। ये कंपन पहले परीक्षण का एक हिस्सा था। ऊर्जा की अलग अलग आवृत्तियां दोनों हथियारों में अलग अलग गति से प्रवाहित होंगी। बल की कोमल और लंबी धाराएं, तेज और उथली, बड़ी और अचानक। ब्लेडों की अखंडता की परीक्षा एक कठिन परीक्षा से होकर गुजरेगी। हालांकि ये परीक्षा केवल एक प्रारंभिक परीक्षा थी। जिस सीमा को पार करना होगा वो शिल्पकारों के बैच के स्तर से तय होगी। इस प्रकार लियोनेल और जैक दोनों की परीक्षा टियर 9 शिल्पकार के मानक पर की जा रही थी। दुर्भाग्यवश जैक के लिए ये दौर किसी यातना से कम नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि असली परीक्षा तो बस आने ही वाली थी। उस पल आखिरकार कांपना बंद हो गया। जैक को लगा जैसे उसका दिल गले में आ गया हो, क्योंकि दोनों हथियार एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। फिर वे टकरा गए। क्लैंग, ट्रिप, TSSS, डिंग। ऐसा लगा जैसे आधा ब्लेड जमीन पर गिर पड़ा हो। जैक भावशून्य भाव से देखता रहा जब उसका चाकू चीरा जा रहा था। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। कैला और बाकी लोग तो बोल ही नहीं पा रहे थे। खुद तो क्या, दर्शकों में हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कई लोगों को तो ये सुनिश्चित करने के लिए खुद को चुटकी काटनी पड़ी कि वे अभी भी जाग रहे हैं। लियोनेल ने अपनी हथेली खोली, जिससे उसकी छोटी तलवार उसके हाथ में वापस आ गई। तारांकन ब्लू ब्लिप। लियोनेल हंसा, हाँ, तुमने अच्छा किया। था दैट मेटल स्पिरिट। जैक अपनी पत्नियों से बिल्कुल अलग था। वह न सिर्फ यहाँ साक्षात उपस्थित था, बल्कि उसे ज्यादा जानकारी भी थी। उसके मन में जरा भी संदेह नहीं था कि वह क्या देख रहा है। तरह तरह की भावनाएं उसके शरीर में उमड़ पड़ीं। विस्मय, सदमा, निराशा, लालच। इस मेटल स्पिरिट की कीमत कितनी थी? अगर उसके पास होती और वह उसे बेच देता, तो कांस्य ग्रेड में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त संसाधन तो दूर, उसे सिल्वर ग्रेड में प्रवेश पाने के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक बेनाला भ्रम में था। उसमें सिल्वर ग्रेड पाने की प्रतिभा अभी भी बची है या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। फिर भी वह अंडों से चूजों के निकलने से पहले ही उनकी गिनती कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उनकी दोनों तलवारें एक हो गईं। वे भी बाकियों की तरह कांपने लगीं, लेकिन जल्द ही एक दूसरे से टकराना बंद हो गईं। बजना, ट्रिप, TSSS, डिंग। जैक की तलवार केवल 2 बार तक ही टिक सकी। डिंग। उसकी कृपाण केवल एक बार ही चली। डिंग। उनकी युद्ध कुल्हाड़ी 3 तक टिक सकी। 2 डंडे हवा में उठ गए। एक तरफ लियोनेल का डबल हेलिक्स वाला ढांचा था, दूसरी तरफ जैक की कटी हुई रीढ़ की हड्डी का डिजाइन था। पिछली हर झड़प की तरह जैक का हथियार लियोनेल के हथियार के वजन का बस एक छोटा सा हिस्सा था, और यह साफ दिख रहा था। एक ही वार के बाद जैक ने अपनी रीढ़ की हड्डी के टूटने की आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी अपनी पीठ ही टूट गई हो। दूसरे वार से जैक का डंडा टेढ़ा हो गया। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी न होती तो हथियार कब का टूट चुका होता। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना था कि तीसरी बार हमला करने का उसके पास कोई मौका नहीं था। 5 हथियार, 5 हार। जैक इतना सदमे में था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। क्या ये बहुत करीबी नहीं होना चाहिए था? क्या इसमें कुछ सस्पेंस नहीं होना चाहिए था? कुछ रहस्य नहीं होना चाहिए था? उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान तो होनी ही चाहिए थी। ये किसी धातु आत्मा की शक्ति होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। जैक की पुतलियां लालच, क्रोध और एक अन्य भावना के बीच फड़क रही थीं।
हो सकता है कि उसने खुद इसे नहीं पहचाना हो, लेकिन उसकी पत्नियों ने निश्चित रूप से इसे पहचान लिया था। ये दुख था। लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। लियोनेल खुद को ये सोचने से रोक नहीं सका। ये पहली बार था जब उसने किसी कथित विशेषज्ञ का स्तर देखा था जो उसके स्तर का माना जाता था। हालांकि लियोनेल एक कांस्य शिल्पकार के कौशल के करीब था, फिर भी उसने अभी तक वास्तव में कोई शिल्प नहीं किया था, इसलिए ये कहा जा सकता था कि वह और बेनला लगभग एक ही स्तर के थे। यदि उन्हें पता होता कि अंतर इतना बड़ा है, तो उन्होंने सिल्वर ग्रेड तकनीक का उपयोग करके समय बर्बाद नहीं किया होता, जिससे उनका इतना अधिक नुकसान हुआ। क्या आप आश्वस्त हैं? लियोनेल ने पूछा। हालांकि जैक जवाब देने में असमर्थ लग रहा था। वह लियोनेल को घूरता रहा। भीड़ की खामोशी साफ दिखाई दे रही थी। शुरू से ही ज्यादातर लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा, पूरी खामोशी से ये सब देख रहे थे। नए छात्रों को, और यहाँ तक कि कई श्वेत और नीली बेल्ट वाले छात्रों को भी, जो ये सब देख रहे थे, लगा जैसे उनके मन में कुछ क्लिक हो गया हो। उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आया। हालांकि यह सूक्ष्म था, पर यह था। हालांकि इससे पहले कि वे उस भावना को पूरी तरह से समझ पाते, जैक ने अंततः फिर से बात की। उसकी आंखें पागलपन के कारण लगभग लाल हो गई थीं। तुम्हारी धातु आत्मा, इसे मुझे दे दो, इसे मुझे अभी दे दो। कैला के चेहरे के भाव बदल गए, उसके दिल में एक गहरी चिंता छा गई। फिर भी उस पल जैक का आभामंडल इतना दमघोंटू था कि वह चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। आटे, जो शुरू से ही इस झंझट में फंसा हुआ था, बस कड़वी मुस्कान ही दे पाया। क्या वाकई हालात ऐसे ही खत्म होने वाले थे? लियोनेल के लिए बेहतर मौका होता अगर वह जैक को अंदर ही न आने देता। कम से कम उस स्थिति में वह ये दलील तो दे पाता कि उसकी दुकान जमींदोज हो गई और उसे कुछ मुआवजा मिल जाता। हालांकि अपने चारों ओर इतनी चिंता के बावजूद लियोनेल ने जैक की मांग या उसकी उग्र निगाहों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता है आप में से जो लोग इस जगह सत्ता में हैं, उनके बीच यही चलन है। लियोनेल ने जवाब दिया। आप सब यही मानते हैं कि आप जो चाहें कर सकते हैं। जैक ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर उसका अपना वर्कबेंच उसका रास्ता न रोक रहा होता, तो उसका हाथ पहले ही लियोनेल के गले पर होता। लेकिन इतनी छोटी सी बाधा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती, अगर रोक पाती भी। जैक अभी भी थोड़ा संयम इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि सच्ची आत्माएं कितनी खतरनाक होती हैं, खासकर धातु आत्माएं। हालांकि वह अपनी शक्ति से अपनी रक्षा कर सकता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आखिरकार क्या होगा कि धातु आत्मा उसे खा जाएगी और अपने अतिभक्षण चरण में प्रवेश कर जाएगी। अगर यहां भी ऐसा उन्माद हुआ, तो आश्चर्य होगा कि क्या कोई इसे रोक पाएगा। उसे लियोनेल से यह काम बिना किसी विकल्प के स्वेच्छा से सौंपने की जरूरत थी, ताकि वह छोटी आत्मा यह मान ले कि यह भी उसके काम का एक और हिस्सा है। उसके बाद मेटल स्पिरिट का ब्रेन वॉश करना और उसे लियोनेल को भुलाना बस समय की बात थी। ऐसी आत्माएं इतनी पेटू होती हैं कि उन्हें बस ज्यादा मात्रा में भोजन की जरूरत होती। और क्या लियोनेल उसे नहीं देगा? जैक ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। क्या किसी तीसरे आयाम की चींटी को उसका विरोध करने का अधिकार था? बदकिस्मती से जैक को अंदाजा ही नहीं था कि दुकान के बाहर उसकी दोनों पत्नियों के चेहरे पल पल और भी बदसूरत होते जा रहे थे। इस समय दोनों ने इधर उधर देखने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं कोई उनकी नजरों से न टकरा जाए। दर्शकों की खामोशी तो वैसी ही थी, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग था। हो सकता है कि पहले किसी ताकतवर को अपना दबदबा कायम करते देख कई लोग ऐसी प्रतिक्रिया न देते हों, लेकिन किसी वजह से उस पल भीड़ में मौजूद कई लोगों को हड्डियों तक बेचैनी महसूस हुई, मानो उनकी विचारधाराओं में कोई बुनियादी बदलाव आ रहा हो। मुझे मेटल स्पिरिट दे दो, लड़के, जैक ने लगभग गुर्राते हुए कहा। लियोनेल उदासीन भाव से अपनी बैठी हुई स्थिति में ही रहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें मेरी धातु आत्मा के कारण हराया है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे वर्तमान कार्य थोड़े दुखद हैं? यहां तक कि एक बुजुर्ग भी अपनी हार को सहन नहीं कर सकता। लियोनेल के शब्दों ने मानो जैक के दुखते जख्म पर चोट कर दी। हालांकि इस बार बेनाला ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक और कदम आगे बढ़ाया, यहां तक कि अपना वर्कबेंच भी रास्ते से हटा दिया। लियोनेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। जैक के कदम अचानक थम से गए। बाहर जो कुछ प्रक्षेपित हो रहा था, उसकी एक छवि और भीड़ की एक छवि उसके ऊपर उभर आई, जिससे उसका चेहरा विकृत और विकृत हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि लियोनेल इतना शांत क्यों महसूस कर रहा था। उसे कैसे पता नहीं चला कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? ये सब कब से चल रहा था? उन्होंने कितना कुछ देखा था?
जब जैक ने अपनी पत्नियों के चेहरे देखे तो उसे एहसास हुआ कि हालात ठीक नहीं है। लेकिन क्या अब बहुत देर नहीं हो चुकी थी? चूंकि ये लोग उसका असली चेहरा देख चुके थे तो अब किसे परवाह थी? एक मेटल स्पिरिट के सामने वेलिएंट हॉट में एक पद की क्या कीमत थी? एक मेटल स्पिरिट शायद पूरी दुनिया खरीद सकती थी। मुझे दे दो, जैक गुर्राया, उसका धैर्य जवाब दे चुका था। जैसे ही उसने लियोनेल की ओर एक और कदम बढ़ाया, अंतहीन भावनाओं का एक तूफान बाहर फूटने की आशंका से भर गया। लेकिन ठीक इसी कदम ने उसे एक बार फिर ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वह एक पल भी रुकने का मौका नहीं दे पाया। उसने महसूस किया कि जैसे कोई प्रबल आकाशीय शक्ति उस पर छा गई हो, उसकी आभा बिखर गई। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह एक इंच भी हिल नहीं सकता। लियोनेल अपने चेहरे पर उदासीनता का भाव लिए बैठा रहा, मानो वह हमेशा से जानता था कि जैक उन अंतिम कदमों को नहीं उठा पाएगा। तुम्हें खुद को एल्डर कहने में शर्म आनी चाहिए, लियोनेल ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि तुम अभी तक आश्वस्त नहीं हो पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूंगा। छोटी टॉली। तारांकन ब्लॉब ब्लूप। लियोनेल ने पॉलिश किए हुए शीशे का एक परिष्कृत टुकड़ा छीन लिया। उसकी उंगलियां हिलने लगीं, धीरे धीरे भाप लेने लगीं, मानो वे सिर्फ गर्माहट ही महसूस कर रही हों। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक धनुषाकार आकृति उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। यह एक सुंदर रास्ते पर घुमावदार थी और 2 मीटर ऊंची थी। इसके अलावा इसमें वही डबल हेलिक्स पैटर्न था जो लियोनेल ने अपने डंडे के लिए इस्तेमाल किया था, जो चमक रहा था और दूसरी मंजिल के कोमल काले रंग को प्रतिबिंबित कर रहा था। आपको लगा होगा कि धनुष का ढांचा तो बनाना संभव है, लेकिन उसकी डोरी बनाना आप नहीं समझ पाए, सही? लियोनेल कोई सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसके हाथ कभी नहीं रुके। ये देखकर लग रहा था कि उसे जवाब पाने की जरा भी परवाह नहीं थी। जैक ने अपना जबड़ा भींच लिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन इस हद तक भी वह एक इंच भी नहीं हिल सका। यही अंतर है आप में और मुझ में। लियोनेल ने बचे हुए परिष्कृत अयस्क को पलक झपकते ही छोटे छोटे नाखून के आकार के गोलों में अलग कर दिया। एक को छीनकर उसने लिटिल टॉली के कई हिस्सों में से एक को पूरी तरह से ढक दिया। अपनी अंगुलियों को भींचते हुए लियोनेल ने उन्हें आगे पीछे हिलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपने हाथों को अलग किया, जिससे गेंद जल्दी ही एक लंबी डोरी में बदल गई, जो इतनी पतली थी कि उसे मुश्किल से देखा जा सकता था। लियोनेल ने यही प्रक्रिया 100 से ज्यादा बार दोहराए। उसकी सटीकता इतनी सटीक थी कि पॉलिश्ड की हर पतली डोरी ठीक 5 परमाणुओं की चौड़ाई की थी। लेकिन वे कांच की तरह भंगुर भी थीं। बस एक स्पर्श से उनमें से कोई भी टूट सकता था। आखिर वह क्या सोच रहा था? नन्हा टॉली 100 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और हर नाजुक टुकड़े पर एक परत सी जम गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे लियोनेल के सामने चांदी की 100 लंबी लंबी लकीरें इकट्ठी हो गई हो। फिर एक विचार के साथ वे एक दूसरे के सापेक्ष मुड़ने लगे। पहले वे 5-5 के समूहों में एक साथ मिलकर एक मोटी पंक्ति बनाते थे। फिर 5-5 के उन समूहों ने अपने जैसे 3 अन्य समूहों के साथ मिलकर 4-4 के समूह बनाए। अंत में 20-20 के पूरे समूह एक साथ आकर एक अंतिम पंक्ति बनाते थे। इस दौरान लियोनेल की कलम बिजली की तरह तेजी से हिल रही थी। उसकी हरकतें इतनी नियंत्रित और सटीक थीं कि उसे लिटिल टॉली की हरकतों को एक बार भी रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। वह बिल्कुल परफेक्ट था। जब लिटिल टॉली अंततः बाहर आया और उसने अंतिम उत्पाद दिखाया तो जैक को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। हालांकि जैसे कि उसने ध्यान ही न दिया हो, लियोनेल ने शांतिपूर्वक नई बनी धनुष की डोरी को उसके शरीर से जोड़ा और हल्के से खींचा। धनुष की डोरी की झनकार ने मानो उसे देखने वाले सभी लोगों के हृदय को झकझोर दिया। तारांकन ब्लू ब्लॉक। नन्हे टॉली के कई अंग एक साथ आ गए और खुशी खुशी लियोनेल के हाथों पर आ गिरे, उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमते हुए अंततः उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गए। तभी जैक को एहसास हुआ कि लियोनेल ने शुरू से आखिर तक अपने फोर्स क्राफ्टिंग ग्लव्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था। उसने अपना जबड़ा भींच लिया, लेकिन फिर भी एक इंच भी नहीं हिल सका। मैं चुपचाप धौंस जमाने वालों में से नहीं हूं, लियोनेल ने कहा। तुम जैसे सीनियर्स को मेरा सीनियर नहीं माना जा सकता। कौन जाने ये जानबूझकर किया गया था या संयोग से, लेकिन लियोनेल ने इस बार बेनाला को एल्डर नहीं कहा। उसका संदेश इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। इस बार मैं भाग्यशाली था क्योंकि मेरी फोर्स क्राफ्टिंग ने मुझे बचा लिया। लेकिन अगर मैं बाहर होता तो क्या होता, ये कहना नामुमकिन है। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे जल्द और उचित सजा मिले। लियोनेल के साफ साफ शब्द जैक के दिल पर हथौड़ों की तरह लगे। दुर्भाग्य से जैक को जल्द ही जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर दिया गया।
जैक बाहर आया, आखिरकार अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। उसकी पहली प्रवृत्ति अपनी सारी ऊर्जा दुकान की ओर झोंक देने की थी। लेकिन मौका मिलने से पहले ही उसे लगा जैसे कई निगाहें उस पर टिक गई हों। जैक का आभामंडल पूरी तरह से फीका पड़ गया था। उसके गुस्से को बाहर निकलने का कोई ठिकाना नहीं था और उसकी शर्मिंदगी कई गुना बढ़ गई थी। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा और भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकल गया। ठीक उसी समय ब्लैक स्टार के ऊपर की तस्वीर अपने चांदी और काले प्रतीक में वापस आ गई। बेनाला और उसकी दोनों पत्नियां जब वहां से चले गए तो भीड़ चुपचाप देखती रही। हालांकि उनमें से किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी यह मौन निंदा किसी मौखिक प्रहार से भी बदतर थी। दूर छत पर खड़ी साइल चुपचाप सब देख रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम किस बात पर रो रही हो? गिरसन ने भौहें चढ़ाकर सैल को ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। उसकी इस बड़ी बहन को क्या हो गया है? गिरसन को लियोनेल शुरू से ही कुछ खास पसंद नहीं था और इसकी वजहें साफ थीं। इसके अलावा उसे फोर्स क्राफ्टिंग के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि लियोनेल का बेनाला को हराना प्रभावशाली था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कितना प्रभावशाली था। हालांकि उनका मानना था कि भले ही यह एक सर्वोच्च उपलब्धि है, लेकिन इस पर इतना रोना धोना कतई उचित नहीं है ना? एकमात्र बात जिसने गिरसन को सचमुच चौंकाया वह ये थी कि लियोनेल वास्तव में एक भी उंगली उठाए बिना पांचवें आयाम के अस्तित्व को पैकिंग में भेजने में सक्षम था। सैल ने अपनी आंखें अपने हाथ से पोंछी और मुस्कुरा दी, ज्यादा विस्तार से समझाने की जहमत नहीं उठाई। गिरसन को बात पूरी तरह समझ नहीं आई क्योंकि वह उन गिने चुने लोगों में से था जो अपने अधिकारों के लिए अपने सीनियर्स के खिलाफ लड़ता। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि लियोनेल की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, तब भी उसने उसका सम्मान करने की बजाय उससे घृणा की। गिरसन जैसी प्रतिभा के मन में पहले से ही अपनी हर इच्छा के लिए लड़ने की क्षमता थी, इसलिए लियोनेल की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि अगर हर कोई गिरसन जैसा होता तो संगठन शुरू से ही इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंचता। अब तक इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि नीचे वालों से ज्यादा लेना देना था। वह नहीं जानती थी कि लियोनेल ने क्या किया था और उसे यह पक्का एहसास था कि यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसे बीज बोए थे, लेकिन परिणाम कुछ ऐसा था जिसे वह अब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। वह ये सब सिर्फ उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए कर रहा है जिसने उसका नाम लेने की भी हिम्मत नहीं की। कितना अच्छा होता अगर वह ये सब कम तुच्छ कारणों से कर रहा होता। अगर उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह वैलियंट हॉट से प्यार करता था तो इसका क्या नतीजा होगा? अल्पविराम। दूर स्थित एक अन्य भवन में रेयान ने अपना आखिरी मांस खा लिया और अपने पीछे हड्डियों की एक असाधारण साफ प्लेट के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। उद्धरण चिन्ह ... ये छोटी मोटी तरकीबें तब तक निरर्थक हैं जब तक आपके पास उन्हें सहारा देने की ताकत न हो। जितनी जल्दी आप उनके पेट में आग लगा सकते हैं उतनी ही जल्दी उन्हें बुझा भी सकते हैं। अल्पविराम। जैसे ही तस्वीरें गायब हुईं, लियोनेल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पिछली शक्ल की तुलना में उसका वर्तमान रूप दयनीय था। दरअसल वह ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत पहले से तैयार ताबूत में एक कदम रख दिया हो। इस बार उसने सचमुच खुद को मात दे दी थी। वह जैक को लॉक करने के तुरंत बाद उसे बाहर भेज सकता था, लेकिन उसने पहले खुद धनुष बनाने पर जोर दिया था। अगर जैक अपनी कला पर इतना ध्यान केंद्रित न करता और पूरी ताकत से संघर्ष करना भूल जाता तो लियोनेल सचमुच पहले ही गिर जाता। लियोनेल अपने दिव्य कवच और अपनी तैयार बल कलाओं के संयोजन पर भरोसा करके एक तैयार वातावरण में एक भी कमजोर पांचवें आयाम के अस्तित्व से बमुश्किल निपटने में सक्षम था। लेकिन अपने दिव्य कवच को जल्दी प्रकट न करने के लिए उसने खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला। अब उसके आसपास की दुनिया पूरी तरह धुंधली हो गई थी। लियोनेल की चेतना लुप्त हो जाने के बावजूद उसके होंठ अभी भी मुड़े हुए थे। वह पहले चरण को खत्म मान सकता था। अब मजेदार हिस्सा आया। उसकी मुट्ठियां सचमुच खुजली कर रही थीं। अगर कभी मेरिट पॉइंट्स बढ़ने जैसी कोई चीज होती तो लियोनेल निश्चित रूप से उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसकी दुकान की दिन प्रतिदिन की बिक्री देखकर तो बड़े बड़ों का भी खून निकल आता। बेशक इन योग्यता अंकों का ज्यादातर हिस्सा और ज्यादा सामग्री खरीदने और उसे और ज्यादा बेचने में खर्च हुआ। हालांकि ऐसा होने पर भी मुनाफा ही बहुत ज्यादा था। वैलियंट सिटी में और कोई जगह नहीं थी जहां उन्हें इतने सस्ते और उच्च स्तरीय हथियार मिल सकें। ये कहा जा सकता है कि लियोनेल ने अकेले ही सभी ब्लैक और व्हाइट बेल्ट वालों की ताकत कम से कम एक स्तर बढ़ा दी।
जहां तक ब्लू बेल्ट वालों की बात है, चूंकि उन्होंने कभी टियर 7 स्तर से ऊपर के हथियार नहीं बेचे, उनकी ताकत लगभग एक जैसी ही रही। जब ब्लैक स्टार ने सचमुच गति पकड़नी शुरू की तो अयस्क भुट्टो ने अपनी चाल चली और हर एक ने लियोनेल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस तरह लियोनेल को खुद अयस्क हासिल करने की चिंता भी नहीं करनी पड़ी। हर हफ्ते उसे खुद अयस्कों की एक बड़ी आपूर्ति मिलती थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सबसे अधिक नुकसान ओरेस के राजा गुट को हुआ। लियोनेल ने न केवल अभेद्य ब्लैक स्टार के निर्माण के लिए अपने फाउंडेशन का उपयोग किया था, बल्कि वे स्पष्ट रूप से लियोनेल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे, जो अब अयस्क बाजार के लगभग 10-20% हिस्से पर प्रभावी रूप से कब्जा कर रहा था। ये रकम बहुत बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन जब यह माना गया कि अयस्क गुटों के अधिकांश ग्राहक आकाशगंगा के व्यापारियों से आते थे, तो ये तथ्य कि लियोनेल ने इतनी बड़ी हिस्सेदारी निगलने में कामयाबी हासिल की, किसी को भी लालच से पागल करने के लिए पर्याप्त था। इन सब बातों के बावजूद इतनी छोटी सी दुकान इतनी बड़ी कैसे हो सकती थी? इस तथ्य को अलग भी रखें कि बेचे गए सभी हथियारों, कवचों और उपभोग्य सामग्रियों में से 70% लियोनेल ने खुद बनाए थे। वैलिएंट हॉट इतना ही बड़ा था और वहां छात्र भी इतने ही थे। बेशक उपभोग्य सामग्रियों और मरम्मत के बाजार में अच्छी खासी संख्या में अंक आते रहे, लेकिन इसके बावजूद एक सीमा थी। हालांकि ये टोपी कोई बुरी चीज नहीं थी। दरअसल लियोनेल ने इसके अस्तित्व का हिसाब रखा था। लियोनेल को इस जगह से सबसे ज्यादा एना को ठीक करने का तरीका चाहिए था। यही उसका मुख्य लक्ष्य था। रेलियन और अफेस्ट से उसका तथाकथित बदला उसके रडार पर एक छोटी सी झलक से ज्यादा कुछ नहीं था। वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। ऐसा करने के लिए उसे खंडित घन को तीसरे चरण में लाना था। अगर दुकान अनंत तक बढ़ती रही तो उसके लिए ये सब करने का समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब तक क्यूब धीरे धीरे वायुमंडल में मौजूद 5वें आयाम के बल को अवशोषित कर रहा था। हालांकि इस गति से इसे पूरा होने में अभी भी कई साल लगेंगे। अगर लियोनेल को बल विस्फोट का सामना न करना पड़ा होता तो खंडित क्यूब शायद अभी भी पहले चरण में ही होता। लियोनेल को ऐसा करने के लिए दो तरीके सूझ रहे थे। पहले थे बल क्रिस्टल। ये याद रखना जरूरी था कि लियोनेल के बल विस्फोट का कारण एक बल क्रिस्टल खदान थी। प्रत्येक बल क्रिस्टल में बल की उच्च सांद्रता होती थी। इससे प्रक्रिया में तेजी आ सकती थी। हालांकि इसमें समस्या ये थी कि वैलिएंट हॉट माउंटेन 5वें आयाम के सभी संसाधनों पर कड़ी नजर रखता है। चाहे वह अयस्क हो, जड़ी बूटियां हो या कुछ और, लियोनेल जैसे छात्रों को उन पर हाथ डालने का कभी मौका नहीं मिलता। और वैलिएंट हॉट के नजरिए से यह बात समझ में आती है। आखिर चौथे आयाम के ये बदमाश ऐसे संसाधनों का क्या करेंगे? शायद वे इन्हें अपने दुश्मनों को बेच देंगे। संस्थापक शिखर के बुजुर्गों के लिए 5वें आयाम के संसाधन सभी रणनीतिक थे। वे ही तय करते थे कि उनका वीर हृदय कितना मजबूत या कमजोर होगा। उन्हें दूसरों के हाथों में पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। बेशक लियोनेल के लिए 5वें आयामी बल क्रिस्टल पर हाथ रखना असंभव नहीं था। उसे यकीन था कि वैलिएंट हॉट में ऐसे खजानों का कम से कम एक भंडार जरूर होगा। उन तक पहुंचने के लिए उसे बस एक कांस्य शिल्पकार बनना होगा। उसे यकीन नहीं था कि वह इन संसाधनों के बदले 5वें आयाम के हथियार नहीं बदल सकता। दरअसल वैलिएंट हॉट के बुजुर्ग उसके लिए वैसे ही लड़ सकते थे जैसे उनके शिष्य लड़ते थे। हालांकि इसके साथ एक और मुद्दा था। कांस्य शिल्पकला का अभ्यास करने के लिए लियोनेल को 5वें आयामी अयस्कों की आवश्यकता थी। सैद्धांतिक रूप से अपनी इस क्षमता के कारण वह स्वप्न में ऐसे अयस्कों की मूर्तियां बना सकता था और अपने स्वप्नलोक में अभ्यास कर सकता था। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले उन पर अपनी नजर डालनी होगी। अब तक समस्या स्पष्ट हो चुकी थी। हालांकि लियोनेल के पास एक उपाय था। अगर वह अपने भाला क्षेत्र में कांस्य भालों को स्वप्न में गढ़ता, फिर उन्हें उन अयस्कों में तोड़ता जिनसे वे बने थे, तो वह अपने स्वप्न लोक में सफलता पाने के लिए पर्याप्त अभ्यास कर सकता था। लेकिन इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं जितनी दिखती थीं, उससे कहीं ज्यादा कठिन थीं। सौभाग्य से एक और विकल्प था। लियोनेल ने जितना अधिक वैलिएंट हॉट जोन के बारे में जाना, उतना ही अधिक वह उत्सुक होता गया। कैला के अनुसार वे प्रशिक्षण कक्ष जिन पर वैलिएंट हॉट को इतना गर्व था, यहां तक कि वह कक्ष भी जहां लियोनेल ने अपनी श्वेत बेल्ट परीक्षा दी थी, वे सभी जोन से चुराए गए खजानों की देन थे। ऐसी चीजें बाहर लाने के लिए मिलने वाले इनाम निश्चित रूप से कंजूस नहीं थे। ये जानते हुए लियोनेल वैलिएंट हॉट जोन में प्रवेश करने के अपने फैसले पर पहले से ही आश्वस्त था। कौन जानता था, शायद उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वह बिना कुछ बदले सीधे सेगमेंटेड क्यूब को तीसरे चरण तक पहुंचा सके।
ब्लैक स्टार ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि लियोनेल टूर्नामेंट में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता अंक तक पहुंच जाए। इस टूर्नामेंट में प्रवेश के स्थान दांव पर थे, इसलिए इस समय लियोनेल का एकमात्र काम ये सुनिश्चित करना था कि वह इन स्थानों को हासिल करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। हालांकि लियोनेल ने आटे के साथ अपनी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन इससे उसे ये भी पता चला कि वह अभी भी कच्ची ताकत के मामले में ब्लू बेल्ट से नीचे है। आईना जैसी किसी चीज के साथ वह कभी भी दाढ़ी को इतना पास नहीं आने देगा। अपने मन में इन विचारों को घुमाते हुए लियोनेल ने शब्दकोश से परामर्श करके अपने लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। उसका पहला कदम अपने धातु शरीर को अगले अड़चन तक उठाना था, और अब अंततः उसके पास इतने अयस्कों तक पहुंच थी कि वह नहीं जानता था कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होगा। लियोनेल एक निजी कमरे में बैठा अयस्कों के ढेर को देख रहा था जो उसके शरीर के आकार से भी छोटे लग रहे थे। उसने अपना दिन का काम बहुत पहले ही निपटा लिया था, इसलिए उसका पूरा ध्यान अपने आप पर था। बेशक लियोनेल के कौशल स्तर के चलते वह टियर 7 का हथियार भी मुश्किल से 10 मिनट में बना सकता था। उससे नीचे के हथियारों के मामले में वह और भी तेज था। ये देखते हुए कि टियर 7 हथियार कितने कम लोग खरीद पाते थे, उसे रोजाना बस थोड़ी सी संख्या में हथियार बनाने की जरूरत थी। तो लगभग 3-4 घंटे में ही वह काम पूरा कर चुका था। मेरा मेटल बॉडी इस समय सबसे निचले स्तर 1 पर है। इसके पीछे का मतलब सीधा था। लियोनेल का शरीर जब उसके रूट सक्रिय होते थे तो टियर 1 4th डायमेंशनल अयस्क जितना मजबूत हो जाता था। चूंकि उसकी नींव उर्बे अयस्क पर बनी थी, इसलिए उसके शरीर की ताकत भी उसके साथ बढ़ती गई। आमतौर पर उसके लिए अपने शरीर को इससे आगे उठाना बहुत मुश्किल होता। हालांकि लियोनेल को कठपुतली मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं था। कठपुतली मास्टर की शक्ति को अवशोषित करने और अपने शरीर को स्वस्थ करने के बाद लियोनेल की इंद्रियों ने उसके शरीर में आए बदलावों को भांप लिया। हालांकि उसकी ताकत में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन टियर 4 स्तर तक पहुंचने में आने वाली सभी बाधाएं पूरी तरह से दूर हो गईं। लियोनेल को सुधार के लिए बस अयस्कों की कमी थी, और अब वे उसके पास थे। लियोनेल के पास अब केवल यह विकल्प बचा था कि वह अपने मेटल बॉडी को कैसे आगे बढ़ाए। अंततः सभी धातु पिंड रक्षा में उत्कृष्ट थे। वे कैसे न होते, धातुएं और उनके अयस्क अस्तित्व में सबसे कठोर पदार्थों में से थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कुछ निश्चित विकल्प नहीं थे। ये याद रखना जरूरी था कि इस बिंदु से आगे लियोनेल अपने धातु शरीर और दिव्य कवच के माध्यम से खुद को आत्मीयता प्रदान कर सकता था। उसका दिव्य कवच तब तक एक अस्थायी बढ़ावा माना जा सकता था जब तक कि वह एक नया कवच नहीं अपना लेता। हालांकि उसका धातु शरीर स्थायी था और उसे समय के साथ धीरे धीरे विकसित करना था। लेकिन इस तरह से लियोनेल के लिए बहुत कुछ पहले ही तय हो चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि लियोनेल की सबसे मजबूत ताकत उसका इनेट फोर्स नोड और उसका स्कारलेट स्टार फोर्स था। हालांकि वह खुद को अंदर से जलाए बिना इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका साफ था। लियोनेल को अपने शरीर को स्टार, लाइट और फायर एलिमेंटल अयस्कों से परिष्कृत करने की आवश्यकता थी, जब तक कि उसका शरीर बिना विस्फोट के अपनी ताकत का सामना करने में सक्षम न हो जाए। शब्दकोश से परामर्श करने और अपने कुछ अनुमानों और अटकलों का उपयोग करने के बाद लियोनेल एक निर्णय पर पहुंचे। 3 मौलिक विशेषताओं वाले अयस्क बहुत दुर्लभ थे और अक्सर निचले आयामों में दिखाई नहीं देते थे। इसलिए वह केवल 3 अलग अलग अयस्क ही चुन सकता था। पहला था ब्लेजिंग नाइट ओरे। शुरू से ही अगर दूसरों को पता चल जाता कि लियोनेल वास्तव में ऐसी चीज को अपने शरीर में अवशोषित करना चाहता है, तो वे उसे पागल मान लेते। अयस्क एक क्रिस्टल जैसा लग रहा था जिसके अंदर लाल काली लौ नाच रही थी। उसे देखते ही मानो रीढ़ में सिहरन दौड़ गई हो। ब्लेजिंग नाइट और एक ईंधन प्रकार का अयस्क था। जिस तरह प्राचीन पृथ्वी कोयले और कच्चे तेल का उपयोग करती थी, उसी तरह ब्लैक नाइट और भी दहनशील ऊर्जा की श्रेणी में आ सकता है। ये फोर्स क्राफ्टर्स और फोर्स पिल क्राफ्टर्स का पसंदीदा था, जिन्हें महत्वपूर्ण क्षणों में अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती थी। इस अयस्क के इस्तेमाल की विधि बेहद खास थी। इन्हें जलाने के बजाय इन्हें किसी घर्षणकारी पदार्थ पर तब तक रगड़ा जाता था जब तक कि अयस्क से बारीक धूल के कण न निकलने लगे। फिर इन बारीक धूल के कणों को समय समय पर ज्वाला में डाला जा सकता था, जिससे उसकी विनाशकारी क्षमता और ऊष्मा विस्फोटक रूप से बढ़ जाती थी। हालांकि क्रिस्टल जैसे बाहरी आवरण के भीतर एक लौ नाचती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन यह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। खतरा अंदर नहीं, बल्कि पूरा अयस्क ही छिपा था। अगर यह किसी ऊष्मा स्रोत के संपर्क में आता, धमाका
फिर भी लियोनेल के सामने इनका एक पूरा ढेर लगा हुआ था, जिसे नियंत्रित वातावरण से बहुत दूर ही कहा जा सकता था। दूसरा अयस्क शायद पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था। इसे अपवर्तक सोना कहा जाता था। अपने नाम के अनुरूप रिफ्रैक्टिव गोल्ड एक असाधारण रूप से सुंदर अयस्क था। लियोनेल के निजी कमरे के गहरे काले और चांदी के रंगों के नीचे ये और भी ज्यादा चमकीला लग रहा था। लेकिन लियोनेल भी इसे यूं ही धूप में लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रिफ्रैक्टिव गोल्ड ऐसा दिख रहा था जैसे कोई सुनहरे क्रिस्टल की कल्पना कर सकता है। पिछले अयस्क की तरह ये भी थोड़ा पारदर्शी दिख रहा था। लेकिन जहां ब्लेजिंग नाइट अयस्क का खतरा आंखों का भ्रम था, वहीं रिफ्रैक्टिव गोल्ड का खतरा पूरी तरह से अदृश्य था, जब तक कि वह अदृश्य नहीं हो गया। इसके भीतर कोई नाचती हुई आग नहीं थी, लेकिन रिफ्रैक्टिव गोल्ड में एक विशेष संरचना थी जो सबसे सौम्य प्रकाश स्रोतों को भी लेजर किरण में बदल सकती थी, जो टीएच4 अस्तित्व को नष्ट करने में सक्षम थी। यदि अयस्क द्वारा प्रकाश को सही ढंग से रोक लिया जाता, तो वह उसके आंतरिक दर्पणों के चारों ओर उछलता तथा फिर एक ऐसी किरण में परिवर्तित हो जाता जो वर्तमान पृथ्वी के सर्वोत्तम लेजरों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। ये कहना सही होगा कि जिस किसी ने भी इस अयस्क को वेसल टाइप अयस्क के रूप में उपयोग करने का बीड़ा उठाया, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा जो ऐसी चीजों से नहीं डरता था। आखिरकार आखिरी अयस्क आ गया। ये सभी अयस्कों में सबसे दुर्लभ था और हालांकि यह उतना खतरनाक भी नहीं था, फिर भी लियोनेल के लिए इसे पाना सबसे मुश्किल था, हालांकि यह चौथे आयामी अयस्क भी था। तकनीकी रूप से इस अयस्क को स्टार कोर अयस्क के नाम से जाना जाता था, और अरबे अयस्क की तरह यह न केवल एक आधारभूत प्रकार का अयस्क था जो किसी भी शिल्प का आधार बन सकता था, बल्कि इसके विकास के चरण की परवाह किए बिना इसका नाम भी वही था। यह अयस्क चौथे आयाम में और उससे ऊपर किसी भी मरते हुए तारे के केंद्र में उत्पन्न होता था। जैसा कि अपेक्षित था, ये बड़ी मात्रा में पाया जा सकता था। फिर भी इस अयस्क के खनन की कठिनाई के कारण इसकी कीमत अभी भी बहुत अधिक थी। ये चौथा आयामी स्टार कोर अयस्क लियोनेल के धातु शरीर की नींव होगी। वह 3 भाग स्टार कोर, 2 भाग अपवर्तक सोना और 1 भाग धधकती रात को अवशोषित करेगा और एक ही झटके में टीएच4 तक पहुंच जाएगा। लियोनेल ने एक के बाद एक अयस्कों को निगलना शुरू कर दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि वे कितने खतरनाक थे। दूसरों के लिए वे चाहे कितने भी अस्थिर क्यों न हो, लियोनेल के लिए वे केवल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। इस तरह वह लिटिल टॉली से कहीं ज्यादा मिलता जुलता था जितना शायद वह खुद भी जानता था। हालांकि लियोनेल को जिस चीज की सबसे अधिक उम्मीद थी, वह सिर्फ उसके शरीर की मजबूती नहीं थी, बल्कि उसके मेटल बॉडी का उसके मैचकोर के साथ तालमेल था। सामान्य परिस्थितियों में इन अयस्कों के अवशोषण के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। ब्लेजिंग नाइट ओर को ग्रहण करने से लियोनेल की अपनी स्कारलेट स्टार फोर्स की अस्थिरता को दबाने की क्षमता बढ़ जाती। इस ओर में स्वयं ज्वालाओं की उपस्थिति के बिना निष्क्रिय रहने की एक अद्भुत क्षमता थी। जब लियोनेल इस सार को ग्रहण करता, तो उसे भी ये दमन क्षमता प्राप्त हो जाती। रिफ्रैक्टिव गोल्ड लेने से लियोनेल को बेहतर नियंत्रण और एकाग्रता की क्षमता मिलेगी। अंत में स्टार कोर अपने भारीपन के लिए जाना जाता था। यह एक आधारभूत प्रकार का अयस्क था जो हथियार के वजन को उसके आनुपातिक आकार से कहीं ज्यादा बढ़ाने के लिए जाना जाता था। साथ ही यह अतिरिक्त वजन हथियार को स्थिर और संरचनात्मक अखंडता दोनों बढ़ाता था। ये कहा जा सकता है कि स्टार कोर को अवशोषित करके लियोनेल अपने शरीर के घनत्व और उसकी सुरक्षा को काफी बढ़ा रहा था। इससे ब्लैक नाइट की अस्थिरता पूरी तरह से संतुलित हो गई और रिफ्रैक्टिव गोल्ड स्थिर हो गया, जिससे उसे और भी ज्यादा नियंत्रण मिला। हालांकि यह तभी संभव था जब लियोनेल ने कैमलॉट की जादू प्रणाली को स्वयं नहीं समझा होता। जब लियोनेल ने अपना मैच कोर बनाया, तो उसकी वेरिएंट अर्थ एफिनिटी पंखुड़ियों में से एक के रूप में प्रकट नहीं हुई। इस तथ्य के बावजूद कि अंतरिक्ष उसकी सबसे कमजोर एफिनिटी, यदि उसने अपने दिव्य कवच का उपयोग नहीं किया होता, के पास स्वयं के लिए एक टिमटिमाती काली चांदी की पंखुड़ी थी। इसका कारण सरल था, लियोनेल ने अपनी वेरिएंट अर्थ आत्मीयता को अपने मैच कोर का आधार बना लिया था। यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, बल्कि समझ में भी आ रही थी। आखिर पृथ्वी के बाहर इससे बेहतर स्थिरीकरण तत्व और क्या हो सकता है? ये बात तो इसके धात्विक रूप के लिए और भी ज्यादा सच थी। हालांकि जब लियोनेल के मेटल बॉडी पर विचार किया जाता है, तो इस विकल्प की मौलिक प्रकृति इतनी सरल चीज से कहीं अधिक निहितार्थों के साथ सामने आती है। जादूगर कोर जादूगर के जादू का प्रतिनिधित्व करता है। कैमलॉट की जादू प्रणाली में ये शरीर और आत्मा के बीच संबंध स्थापित करता है, जिससे जादू को हर बार किसी बल कला के उपयोग की आवश्यकता के बजाय शरीर के विस्तार की तरह नियंत्रित किया जा सकता है।
यही कारण था कि अपने जादूगर कोर के निर्माण के बाद लियोनेल बिना किसी मंत्र या जादूगरी कला का प्रयोग किए तत्वों का उपयोग करने और उन्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ने में सक्षम था। और यही कारण था कि लियोनेल द्वारा उनमें कोई बदलाव किए बिना भी सबसे बुनियादी मंत्रों में भी भारी वृद्धि हुई थी। यह उन सभी के लिए समान होगा जिन्होंने एक जादूगर समूह बनाया है, बशर्ते उनकी आत्मीयताएं पर्याप्त ऊंची हों। तो लियोनेल के साथ क्या अंतर था? इसका मूल उसके धातु शरीर में था। अपने वंश कारक की विशेषताओं के कारण लियोनेल के जादूगर कोर और धातु शरीर ने एक सहजीवी संबंध बनाया जहां एक अंतहीन प्रतिक्रिया चक्र में एक दूसरे को पोषित कर सकता था। ये वह मूलभूत परिवर्तन था जो तब हुआ जब लियोनेल ने अपने धातु रूपांतर के प्रति लगाव को अपना मूल और तना बना लिया। इसका मतलब ये था कि जब भी लियोनेल अयस्कों को अवशोषित करता तो परिवर्तन न केवल उसके शरीर में होता बल्कि उसके जादू में भी होता। चीजों को यथासंभव सरल रूप में कहें तो जबकि लियोनेल के शरीर को उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त हुए, उसके जादू में भी सूक्ष्म रूप से परिवर्तन हुआ। या शायद परिवर्तन इतने सूक्ष्म नहीं थे। सबसे पहले लियोनेल की लेप्टो में ब्लेजिंग नाइट की बदौलत एक विस्फोटक विशेषता आ गई। पहले वे सिर्फ गर्मी छोड़ सकती थीं, अब वे विनाश का कारण बन रही थीं। टियर 4 लियोनेल का एक साधारण अग्नि गोल मंत्र भी आसमान से गिराए गए परमाणु बम जैसा प्रतीत होता था, शायद उतनी ताकत में नहीं लेकिन एहसास में जरूर। लियोनेल के जादू में दूसरा बदलाव उसकी अपनी जादूगरी कलाओं को अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म किरणों में केंद्रित करने की क्षमता होगी। यह विशेष रूप से उसके प्रकाश तत्व जादू के लिए होगा। हालांकि यह प्रभाव उसके द्वारा प्राप्त विस्फोटक विशेषता से कम प्रभावशाली होगा, लेकिन अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह पहले बदलाव से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तीसरा बदलाव लियोनेल के स्टार कोर की बदौलत होगा। हालांकि लियोनेल ने अभी तक कोई स्टार एलिमेंटल मैज आर्ट्स नहीं सीखा था क्योंकि उसके पास अभी तक शोध करने का समय नहीं था, फिर भी इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा कि वह अभी भी सिर्फ अपने शरीर से ही एलिमेंट को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता था। वह अपने हर प्रहार के पीछे एक विचार से असंभव मात्रा में वजन जोड़ सकता था। फिर भी ये बदलाव जितने भी आश्चर्यजनक थे, उनमें से किसी ने भी सबसे बुनियादी और सबसे व्यापक बदलाव को नहीं छुआ। और यहीं से इस तालमेल की शक्ति का प्रदर्शन शुरू हुआ। एक विचार मात्र से लियोनेल पृथ्वी तत्व बल कलाएं विकसित कर सकता था जो इन अयस्कों में से किसी एक के चरित्र को प्रकट करती जिन्हें वह वर्तमान में अवशोषित कर रहा था। वास्तव में अगर वह चाहता तो वह इनमें से किसी भी अयस्क को हवा से भी बना सकता था, ठीक उसी तरह जैसे वह अतीत में किसी जादूगरनी कला से पृथ्वी का तीर बनाता था। अतीत में लियोनेल की वेरिएंट अर्थ एफिनिटी उसकी जादूगरी कलाओं में एक हल्की धातु जैसी चमक जोड़ देती थी। इस बदलाव से उसकी कास्टिंग की शक्ति एक सामान्य पृथ्वी जादूगर से कहीं ज्यादा बढ़ जाती थी। हालांकि इसका प्रभाव सीमित था। ये मिट्टी के भाले जैसे आक्रामक हमले या ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट जैसी रक्षात्मक कला को मजबूत कर सकता था। हालांकि जब बात अन्य अनोखी पृथ्वी तत्व कलाओं की आती तो ये बेकार साबित होती और कभी कभी बाधा भी बन जाती। हालांकि अब लियोनेल के पास इस बात पर अधिक नियंत्रण था कि वास्तव में क्या परिवर्तन होंगे, क्योंकि अब वह विशिष्ट अयस्कों को जागृत कर सकता था जिससे उसका पृथ्वी जादू पूरी तरह से नए स्तर पर पहुंच गया। अपने धातु शरीर को आधार बनाकर तथा अपने जादूगर कोर को समान भागीदार मानकर लियोनेल का मानना था कि यदि वह कभी भी अपने जादू के साथ भाला बल को पुनर्तः एकीकृत करना सीख ले तो वह अपने से कई स्तर ऊपर के लोगों के बीच भी अपराजय हो जाएगा।